हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग काक बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो के अंदर हमने जनन की कुछ विशिष्ट विधियां पढ़ी थी, जिसके अंदर सबसे पहली जो विधि हमने पढ़ी थी उसका नाम था असंजनन। असंजनन क्या होता है, असंजनन के कितने प्रकार होते हैं, ये पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जनन की कुछ विशिष्ट विधियां और पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो दूसरी विधि आ रही है उस विधि का नाम है अनिषेक बीजता। जैसा कि इसके नाम से आप पता लगा सकते हो कि यह क्या बोलना चाह रहा है। अनिषेक बीजता का मतलब होता है कि बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाना। दरअसल बीजांड के अंदर कई बार बिना निषेचन की क्रिया हुए बिना ही बीजांड के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि अध्यावरण की कोशिका, बीजांडकाय की कोशिका या भ्रूण कोश की कोशिका, वह बिना निषेचन के ही किसमें परिवर्तित हो जाती है, बीज में परिवर्तित हो जाती है। अगर इस प्रकार से बीज में परिवर्तित होने की क्रिया होती है बिना निषेचन की क्रिया के, तो उसे हम अनिषेक बीजता कहते हैं। और काफी शॉर्ट विधि है। तीसरी जो विधि आती है उसका नाम है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन एक हाईटेक प्रणाली होती है जिसके द्वारा बिना निषेचन की क्रिया के ही या फिर किस प्रकार से नए पादप का निर्माण एक लैब के अंदर तैयार किया जाता है। होता क्या है सूक्ष्म प्रवर्धन? सूक्ष्म प्रवर्धन को समझने से पहले आपको उत्तक संवर्धन समझना जरूरी है। उत्तक संवर्धन की क्रिया होती क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। आगे आने वाले पार्टों के अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी और उसके अंदर आपको कृत्रिम विधियों के द्वारा किस प्रकार लैब के अंदर ही भ्रूण का निर्माण होता है, इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। इस पार्ट के अकॉर्डिंग फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से उत्तक संवर्धन होता है। उत्तक संवर्धन की क्रिया के लिए सबसे पहले किसी पादप की कोशिकाओं को, यानी जिस पादप का आपको भ्रूण तैयार करना है उस पादप की कोशिका को लिया जाता है। मान लीजिए कोशिका ले ली मैंने। कोशिका लेने के बाद में उसको पोषक माध्यम के अंदर रखा जाता है, पोषक माध्यम या संवर्धन माध्यम में रखा जाता है। संवर्धन माध्यम में रखने के बाद में इस कोशिका में लगातार क्या होता है, विभाजन होता है और विभाजन होने से एक कोशिका का क्या बन जाता है, समूह बन जाता है। और कोशिका का यह जो समूह होता है उसको हम कैलस कहते हैं। और यही जो कैलस होता है वो आगे जाके वृद्धि करता है और एक नए भ्रूण का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। इस प्रकार उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा नए भ्रूण के निर्माण की क्रिया होती है। उत्तक संवर्धन से जुड़ा हुआ ही पात्रे संवर्धन होता है। पात्रे संवर्धन मतलब किसी पात्र को लेकर, कोशिका उत्तकों को लेकर फिर उसके अंदर पोषक माध्यम में डाल देना। तो इस प्रकार का जो संवर्धन होता है उसको हम पात्रे संवर्धन कहते हैं, है ना। तो जब किसी कोशिका को लेकर उसका पात्रे संवर्धन करवाया जाता है और वह कोशिका जब लगातार विभाजित होकर नए पादप का निर्माण कर देती है, तो लगातार कम समय के अंदर बहुत अधिक पादपों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के पादपों के निर्माण का जो प्रोसीजर होता है उसे हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। मतलब पात्रे संवर्धन के द्वारा सीमित क्षेत्र में कम समय के अंदर बहुत अधिक पादपों के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे हम सूक्ष्म प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और जो चौथी विधि आती है उसका नाम है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन मतलब पादपों के किसी कायिक भाग से नए पादप का निर्माण हो जाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन वैसे हमने पहले चैप्टर के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक भाग जो हमने पढ़ा था पहले चैप्टर के अंदर, उसके अंदर हमने विस्तार रूप से कायिक प्रवर्धन का डिस्कशन किया है। आप पिछले वीडियो के अंदर जाके अलैंगिक जनन के अंदर कायिक प्रवर्धन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इस प्रकार से जनन की कुछ विशिष्ट विधियों के अंदर मुख्य रूप से इन 4 विधियों को सम्मिलित किया गया है, जिसके द्वारा अलग अलग विधियों के द्वारा नए पादपों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बहुभ्रूणता। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आ रहा है उस टॉपिक का नाम है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, जैसा कि इसके नाम से आप पता लगा सकते हो, बहुभ्रूणता मतलब बहुत अधिक भ्रूणों का क्या होना, निर्माण होना। टेक्निकल परिभाषा अगर इसकी हम देखें
तो एक बीज के अंदर अगर एक से अधिक भ्रूण अगर उपस्थित हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। आपने निषेचन की क्रिया पढ़ी है, आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से बीज का निर्माण होता है, और आपने देखा है कि एक बीज के अंदर एक ही भ्रूण बनता है जिससे कि एक पादप आगे जाके क्या होता है? विकसित होता है। लेकिन यह भी देखने को मिलता है कि कई बार कुछ बीजों के अंदर एक से अधिक भ्रूण भी क्या हो जाते हैं? उपस्थित हो जाते हैं। तो इसी विधि को या इसी प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। अमूमन जो अनावर्त बीजी पादप होते हैं उनके अंदर बहुभ्रूणता सामान्य रूप के लक्षण के रूप के अंदर पाई जाती है, लेकिन जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनके कुछ वंशों के अंदर ही बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। जैसे कि नींबू इसका एक एग्जाम्पल है, जामुन इसका एक एग्जाम्पल है, आम इसका एक एग्जाम्पल। इन पादपों के अंदर बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। लेकिन यह भी देखा गया है कि अगर किसी बीज के अंदर, मान लीजिए यह कोई बीज है, किसी बीज के अंदर भ्रूणों की संख्या क्या होगी? एक से अधिक होगी। मान लीजिए ये 2 भ्रूण है, लेकिन जब इसके अंदर से कोई एक भ्रूण क्या करने लग जाए? वृद्धि करने लग जाता है, तो दूसरा जो भ्रूण होता है वो स्वतः ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से भ्रूणों की संख्या अधिक होने से ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर उस बीज से एक या एक से अधिक पादप क्या हो जाएंगे? बन ही जाएंगे। एक से अधिक पादपों का निर्माण होना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि एक बीज के अंदर अगर एक से अधिक भ्रूण भी है तो उसमें से कोई अगर एक भ्रूण भी वृद्धि करने लग जाता है तो जो दूसरा भ्रूण होता है वो धीरे धीरे करके स्वतः ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। एक इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो देखने को मिलता है वो है वेंडा प्लांट, वेंडा पादप। वेंडा पादप एक ऐसा पादप होता है जिसके बीज के अंदर अंकुरण के समय परिपक्व अवस्था के अंदर आपको बहुत सारे भ्रूण देखने को मिलते हैं। उसका प्रोसीजर भी बहुत अनोखा देखने को मिलता है और बड़ी आश्चर्यजनक बात होती है कि किस प्रकार एक ही बीज से एक से अधिक पादपों के निर्माण करने की क्षमता भी उसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर आ रहा है वो आवर्त बीजी पादपों में बहुभ्रूणता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उसके अंदर बहुभ्रूणता किस प्रकार से उत्पन्न होती है या क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर कारण देखने को मिलता है उसका नाम है युग्मनज विदलन। युग्मनज विदलन, युग्मनज विदलन क्या होता है? मान लीजिए आपने पढ़ा है निषेचन की क्रिया जिसके अंदर नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस के अंदर जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो यह युग्मनज की हमने कोशिका मानी। तो युग्मनज की कोशिका में विदलन होने से या इसके 2 भागों में टूट जाने से, मान लीजिए यह युग्मनज की कोशिका थी और ये 2 भागों में टूट गई, तो प्रत्येक जो टूटी हुई भाग होता है या प्रत्येक जो कोशिका होती है वह नए भ्रूण का क्या करता है? निर्माण करता है। इस प्रकार से युग्मनज के विदलन से भी नए भ्रूण के बनने की संभावना या बहुभ्रूणता के होने की संभावना क्या रहती है? अधिक रहती है। और भी कारण इसके हो सकते हैं, जैसे कि दूसरा जो कारण इसके अंदर देखने को मिलता है, यह जो भ्रूण कोश है उस भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका के अलावा अन्य जो उपस्थित कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई या फिर सहायक कोशिकाएं हो गई, इन कोशिकाओं के अंदर भी किसी कारण से अगर भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो जाता है तो भी बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। एक तो अंड कोशिका भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो गई, दूसरी जो सहायक कोशिकाओं में से कोई भी कोशिका अगर भ्रूण के रूप में वृद्धि कर जाती है तो एक ही बीज के अंदर एक से अधिक क्या बन जाएंगे? बहुभ्रूण बन जाएंगे। या फिर बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि यह जो बीजांड होता है, यह बीजांड, और इस बीजांड के अंदर दो से अधिक अगर भ्रूण कोश बन जाए तो इन भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित अंड कोशिका यह भी निषेचित होकर एक भ्रूण का निर्माण करेगी और यह भी अंड कोशिका निषेचित होकर एक भ्रूण का निर्माण करेगी। इस प्रकार से किसी भी बीजांड के अंदर 2 भ्रूण कोश की उपस्थिति या 2 से अधिक भ्रूण कोशों की उपस्थिति के कारण से भी किसका निर्माण हो सकता है? बहुभ्रूण का निर्माण हो सकता है।
या फिर हम पिछले टॉपिकों के अंदर पढ़ चुके हैं कि किसी कारण से अगर अध्यावरण की कोशिका या फिर भ्रूण कोश के चारों ओर पाए जाने वाले बीजांडकाय की कोई भी कोशिका अगर भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो जाती है तो भी कौन सी सिचुएशन पैदा हो सकती है, बहुभ्रूणता की सिचुएशन पैदा हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं उसका नाम है बहुभ्रूणता का वर्गीकरण। बहुभ्रूणता का वर्गीकरण, सबसे पहला जो बहुभ्रूणता का वर्गीकरण है उसका नाम है विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता। विदलन जो बहुभ्रूणता होती है सामान्य प्रकार की बहुभ्रूणता का प्रकार है और अधिकांश के अंदर इसी प्रकार का बहुभ्रूणता का प्रकार पाया जाता है। विदलन बहुभ्रूणता के अंदर युग्मनज या फिर प्रागभ्रूण, एक तो नाम आता है युग्मनज और एक आता है प्रागभ्रूण। प्रागभ्रूण का मतलब होता है कि वृद्धि कर रहा भ्रूण अगर किसी कारण से दो भागों के अंदर टूट के अलग हो जाए तो उससे दो अलग अलग भ्रूण का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाता है। विदलन का मतलब ही होता है कि टूटना। तो विदलन बहुभ्रूणता के अंदर क्या होता है कि युग्मनज की कोशिका या फिर प्रागभ्रूण की कोशिका अगर टूट के दो खंडों में विभाजित हो जाती है तो उससे कौन सा प्रकार का बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है, विदलन प्रकार की बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। और प्रत्येक जो भाग होता है वह एक नए भ्रूण के रूप में क्या करता है, वृद्धि करता है। इसका एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है यूलोफिला पादप। यूलोफिला पादप एग्जाम्पल है किसका, यूलोफिला पादप। दरअसल यूलोफिला जो पादप होता है उसके अंदर अलग अलग कंडीशन से बहुभ्रूणता उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहली जो इसके अंदर सिचुएशन बनती है कि कई बार जैसे कि यह भ्रूण हुआ, प्रागभ्रूण हो गया यानी वृद्धि कर रहा भ्रूण हो गया, तो इसके अंदर निभाग की तरफ जो कोशिका पाई जाती है यानी ये निभाग की तरफ पाई जाने वाली कोशिका है। निभाग की तरफ पाए जाने वाली कोशिका के अंदर विभाजन होता है और विभाजन होने से ये किस में परिवर्तित हो जाती है, भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार ये ऊपर एक भ्रूण तैयार हो गया और नीचे दूसरा भ्रूण तैयार हो गया। दूसरी जो इसकी कंडीशन देखने को मिलती है उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर अतिवृद्धियां उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए यह वृद्धि कर रहा भ्रूण है, यह वृद्धि कर रहा भ्रूण है, तो इससे क्या निकल जाए, कुछ विशिष्ट प्रकार की क्या लग जाती है, कलिकाएं विकसित हो जाती है। और यह जब कलिका इससे अलग हो जाती है तो यह कलिका किसके रूप में वृद्धि करती है, भ्रूण के रूप में वृद्धि करती है। इस प्रकार यह भी भ्रूण तैयार हो गया और इस कलिका से एक नया भ्रूण तैयार हो गया। इस प्रकार बहुभ्रूणता की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तीसरी जो इसके अंदर कंडीशन आती है उसके अंदर इसकी शाखित अवस्था देखने को मिलती है। तीसरी अवस्था जो आती है उस शाखित अवस्था देखने को मिलती है जिसके अंदर जो वृद्धि कर रहा भ्रूण होता है, मान लीजिए वृद्धि कर रहा भ्रूण है तो उससे कुछ कोशिकाएं विभाजित होकर शाखाओं के रूप में वृद्धि करती है, इस प्रकार से ब्रांचेस। और ये शाखाएं जब इससे अलग होती हैं तो यह नए भ्रूण के रूप में क्या करने लग जाती है, वृद्धि करने लग जाती है। इस प्रकार यूलोफिला जो पादप है उसके अंदर अलग अलग तीन प्रकार की कंडीशन देखी गई है जिसके द्वारा बहुभ्रूणता की सिचुएशन या कंडीशन पैदा होती है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है दूसरा भाग, उसके अंदर अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की कोई अन्य कोशिका अगर भ्रूण के अंदर पैदा उत्पन्न हो जाती है या भ्रूण के अंदर बदल जाती है तो भी बहुभ्रूणता की सिचुएशन पैदा हो जाती है। लेकिन कंडीशन है कि अंड कोशिका के अलावा अंड कोशिका के अलावा आपने भ्रूण कोश की संरचना पढ़ी या भ्रूण कोश हो गया, भ्रूण कोश के अंदर तो चलो अंड कोशिका है तो वह निषेचन की क्रिया के द्वारा नया भ्रूण बनाएगी। इसके अलावा अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश के अंदर सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिकाएं भी पाई जाती है या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं भी पाई जाती है। अगर किसी कारण से अंड कोशिका के अलावा जो इसके अंदर बाकी कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं बहुत कम ही भ्रूण के अंदर चेंज हो पाती हैं। ज्यादातर मामलों के अंदर जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वह ही किसके अंदर चेंज होती है, भ्रूण के अंदर चेंज हो जाती है, जिसके कारण से बहुभ्रूणता की सिचुएशन पैदा होती है।
हालांकि इसके अंदर भी बहुभ्रूणता दो प्रकार से देखने को मिलती है। एक तो होती है निषेचित अंड कोशिका के द्वारा या निषेचित सहायक कोशिका के द्वारा, और दूसरी होती है अनिषेचित सहायक कोशिका के द्वारा। देखिए, निषेचित सहायक कोशिका के द्वारा क्या होता है कि इसके अंदर पराग नलिका प्रवेश कर गई और पराग नलिका के अंदर उपस्थित जो नर युग्मक होता है वह कई बार देखने को मिला है कि यह जो पराग नलिका के अंदर जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर इस प्रकार की सिचुएशन पैदा हो जाती है तो यह जो सहायक कोशिका होती है वह भी किसमें परिवर्तित होने की क्षमता रखती है, भ्रूण के अंदर परिवर्तित होने की क्षमता रखती है। इस प्रकार से निषेचित सहायक कोशिका या फिर अनिषेचित सहायक कोशिकाओं के द्वारा भी नए प्रकार का भ्रूण बनने की संभावना रहती है, जिससे कि बहुभ्रूणता की सिचुएशन क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। तीसरी जो इसकी कंडीशन देखने को मिलती है कि बीजांड के अंदर उपस्थित अन्य कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण का निर्माण, जैसे कि यह बीजांड हो गया, यह बीजांड हो गया, और बीजांड के अंदर उपस्थित भ्रूण कोश के अलावा अन्य कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण का निर्माण हो जाना, जिसके अंदर एक तो अध्यावरण आता है। तो अध्यावरण की कोई भी कोशिका अगर स्वतंत्र रूप से भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो जाती है तो भी बहुभ्रूणता की सिचुएशन आ जाएगी। या फिर भ्रूण कोश की चारों ओर पाए जाने वाला बीजांडकाय, भ्रूण कोश की चारों ओर पाए जाने वाला बीजांडकाय किसी कारण से अगर भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो जाता है या उसकी कोई भी कोशिका भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो जाती है तो भी बहुभ्रूणता की संभावना उत्पन्न हो जाती है। चौथी और जो अंतिम इसके अंदर कंडीशन आती है उसके अंदर है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कि बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोशों का क्या हो जाना, निर्माण हो जाना। अब बीजांड एक और उसके अंदर भ्रूण कोशों की संख्या अगर एक से अधिक हो गई तो इसके अंदर भी अंड कोशिका है और इसके अंदर भी अंड कोशिका है। यह भी निषेचित होकर नए भ्रूण का निर्माण करेगी और यह भी निषेचित होकर एक नए भ्रूण का निर्माण करती है। इस प्रकार से बहुभ्रूणता इनके अंदर उत्पन्न होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। अंतिम जो टॉपिक आ रहा है वो है बहुभ्रूणता के कुछ महत्व। देखिए, बहुभ्रूणता का जो सबसे पहला महत्व देखने को मिलता है कि इसके अंदर बनने वाला जो भ्रूण होता है, मान लीजिए अध्यावरण के द्वारा या अध्यावरण की किसी कोशिका के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो बनने वाले भ्रूण से जो नया पादप बनता है तो वह अपने मातृ पादप की क्या होता है, समान होता है, उसकी एज इट इज क्या होता है, कॉपी होता है। और जितने भी प्रकार के लक्षण उस मातृ पादप के अंदर है उसी प्रकार के लक्षण बनने वाले नए पादप के अंदर भी देखने को मिलते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो देखने को मिलता है कि अगर जिस पादप से नए भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो अगर उस पादप के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है तो बनने वाला जो नया पादप होगा उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर जो कारण देखने को मिलता है कि बहुभ्रूणता के कारण से जो नया पादप बनता है वो बहुत कम समय के अंदर तैयार होने की क्या रखता है, क्षमता रखता है, और उसके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से बहुत अधिक इसके महत्व भी होते हैं। इसके महत्व को आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट, उसके अंदर भी इसके महत्व को समझना पड़ेगा। ये लेसन नंबर 4 आज आपका कंप्लीट होता है। लेसन से रिलेटेड जितने भी नोट्स थे वो मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। इस लेसन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो भी मैंने आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दिए। फिर भी वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।